नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई कहानी में। और कहानी है ये राजस्थान की जयपुर सिटी में एक बैंक होता है, सिटी बैंक। उसमें आजकल काम कुछ ज़्यादा ही था और उसके जो बैंक मैनेजर थी उसकी जिम्मेदारी थी पूरे काम को निपटा कर ही अपने घर लौटे। बैंक मैनेजर की निजी बैंकों में जिम्मेदारी अलग तरह से तय की जाती है कि वो पूरा काम और पूरी बैंक की देखरेख उसके अंडर में आती है और पूरा काम उसको पूरा करना होता है। और उसके बाद सारे कागजात और सभी अपने सीनियरों के व्हाट्सएप मैसेज दे करके ही वो काम की छुट्टी मिलती थी और पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। और काम निपटाते निपटाते उसको करीब 8 बज जाते हैं। शाम की चाय भी नहीं पी पाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से, व्यवस्थाओं के कारण वो अपने काम को निपटाना चाहता था और अपने घर जाना चाहता था। रात को करीब 8:30 बजे सारा काम निपटाने के बाद में वो अपनी ऑफिस से निकलता है और चपरासी से कहता है कि तुम बैंक को लॉक कर दो। और लॉक करने के बाद में चाबी लेकर के बैंक की वो एक अपने साथी कर्मचारी के साथ अपनी कार लेकर के वहाँ से चल देता है। रास्ते में जो उसका साथी होता है वो एक चौराहे पर उतर जाता है, कहता है कि जी मुझे यहाँ तक ही ड्रॉप कीजिए, अब मुझे आगे नहीं जाना है। और वो उतर करके अपने घर की तरफ चला जाता है क्योंकि उसका घर रास्ते में ही पड़ता था साथी कर्मचारी का। उसके बाद रोशनलाल यादव जो होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं अपनी कार को और घर से करीब 1 किलोमीटर पहले हनुमान मंदिर के पास वो गाड़ी रोकते हैं। और गाड़ी रोकने के बाद में उनको सिगरेट की तलब लगी होती है। जाते हैं, मंदिर के पास एक दुकान होती है, दुकान के पास जैसे ही पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद दुकानदार से बोलते हैं कि एक सिगरेट दीजिए। और वो सिगरेट लेके सिगरेट पीते हैं और पीते हुए अपनी गाड़ी की तरफ आते हैं। गाड़ी में बैठ के एक जोर का कस लगाया ही था, तभी अचानक 2 आदमी उसके बिल्कुल सामने आके रुकते हैं और उतर करके रोशनलाल के नजदीक जाकर के एक आदमी रोशनलाल को 2 गोली मार देता है। जैसी गोली की आवाज सुनती है तो आसपास के लोग भग के आते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। देखा तो रोशनलाल अपनी गाड़ी में खून से लथपथ बेहोश पड़ा हुआ था। आसपास के लोग, क्योंकि उसके घर के पास के रहने वाले थे, वो सभी जानते थे ये सिटी बैंक का मैनेजर है जिसका नाम रोशनलाल यादव है। और आनंद फानंद में उसी गाड़ी में जिसमें वो बैठा हुआ था उसी गाड़ी को स्टार्ट करके नज़दीक के हॉस्पिटल में उसको पहुंचाते हैं। नज़दीक के हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार शुरू किया जाता है। उपचार के दौरान उसको वहां से कहा जाता है कि तुरंत की तुरंत इसको SMS हॉस्पिटल ले जाया जाए। जयपुर का जो बड़ा सरकारी अस्पताल है वो एशिया के टॉप हॉस्पिटलों में से एक है, वहां के लिए रेफर कर दिया जाता है। जैसे इसको लेके जाते हैं तो रास्ते में एक थाना पड़ता है। उसी थाने में सूचना दी जाती है कि साहब रोशनलाल एक बैंक मैनेजर है, पता नहीं किसी ने इसको गोली मार दी है। और रोशनलाल जैसे ही उसकी बोर्ड देखते हैं पुलिस वाले तो उसकी हालत ज़्यादा सीरियस देखते हुए उसको एक थाने में ये एम्बुलेंस खड़ी होती है, उसी एम्बुलेंस से एक पुलिस वाले की देखरेख में उसको जयपुर के लिए भेज दिया जाता है। उसके परिवार को सूचना दी जाती है। परिवार में उसका भाई होता है, उसकी पत्नी होती है जिसका नाम निर्मला यादव होती है। और वो लोग भी हॉस्पिटल पहुँचते हैं। डॉक्टरों ने अथक प्रयास किया उसकी जान बचाने के लिए। पूरा दिन गुजर, रात को करीब 11 बजे उसने अंतिम सांस ली। अंतिम सांस लेने के बाद भी रोशनलाल की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पुलिस उसके भाई के द्वारा एक FIR दर्ज करवाई जाती है। 302/34 का मुकदमा दर्ज करके अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी जाती है। आखिर कौन थे वो लोग जिसने रोशनलाल को गोली मारी। और इसी के चलते पुलिस वहां के CCTV कैमरों को खंगालने लगती है। लेकिन काफी कैमरे खंगालने के बाद पुलिस के हाथ खाली होते हैं। और उसके बाद पुलिस उसके घर पहुंचती है जहां रोशनलाल का शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है। रोशनलाल कोटपुतली के पास ही बवाना गांव था, उसका पैतृक निवास था, पैतृक गांव था। वहां उसके लाश को लेके आया जाता है और वहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार करने के बाद में सभी शोकाकुल परिवार में बहुत शोक का माहौल होता है। सभी उसको याद करके रोते रहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी था रोशनलाल, सबका साथ देने वाला था, सबका काम चलाने वाला था। रोशनलाल एक बैंक का मैनेजर था, उसकी अच्छी खासी आय थी और लोगों को ब्याज पे पैसे दिया करता था। जिसको जरूरतमंद को जरूरत पड़ती थी उसको वो खाली हाथ नहीं लौटाया करता था। इसलिए वो भला इंसान, अच्छी सोच का आदमी था। इसी के चलते लोग याद करके उसको गमगीन हो रहे थे, आंखों में नमी आ रही थी लोगों की। और तभी पुलिस वहाँ पहुँचती है। पुलिस वहाँ पहुँचने के बाद में
पुलिस उनसे अच्छी तरह से पूछताछ करती है। उसकी बीवी होती है निर्मला, उससे भी पूछताछ करती है, उसके भाई से भी पूछताछ करती है। वो पूछते हैं कि किसी से लेन देन के बारे में उसका झगड़ा हुआ हो, या किसी के वो पैसे मांगता हो, या किसी ने लोन ना चुकाने की एवज में उसको धमकी दी हो। और पुलिस सभी तरह से जांच करती है, पूछताछ करती है, लेकिन उसको कोई जानकारी नहीं मिलती है वहां से। पुलिस जांच कर ही रही होती है और पुलिस अपने खुफिया तंत्र को एक्टिव कर चुकी होती है। किसी तरह से कोई जानकारी मिले तो पुलिस उसमें आग जांच को आगे बढ़ाए। लेकिन पुलिस काफ़ी दिन की कोशिश के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था। आखिरकार पुलिस उस आदमी को थाने में बुलाती है जिस आदमी के साथ लास्ट नाइट जो रोशन लाल था वो उसको रास्ते में ड्रॉप करता है। वो उसको बुला करके पूछताछ करते हैं कि रोशन लाल का स्वभाव कैसा था, रोशन लाल का किसी का झगड़ा था, सब तरह की बातें उससे पूछताछ की जाती है। लेकिन वो कहता है कि साहब रोशन लाल बहुत ही नेक स्वभाव इंसान थे, उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। और तभी वो पुलिस को बताता है कि रास्ते में उसके पास एक फ़ोन आया था और फ़ोन पे उसने ये बताया था कि अभी मैं यहाँ हूँ और इतनी देर में वहाँ पहुँचूँगा और फिर मैं घर पहुँच जाऊँगा। शायद उसकी पत्नी का फ़ोन था। जब पुलिस ये बात सुनती है तो उसकी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, क्योंकि लास्ट कॉल उसकी पत्नी की आती है फ़ोन पे। और पुलिस कॉल डिटेल के बारे में जब निकलवाती है तो कॉल डिटेल से पता कर लेती है कि लास्ट कॉल उसकी बीवी का ही आया हुआ था। अब उसकी बीवी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाता है और कड़ाई से पूछताछ की जाती है कि आपने उस रात फ़ोन करके ये क्यों पूछा कि आप कहाँ पर है। तो पुलिस उसकी बीवी से कड़ाई से पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने कुछ राज खुलने लगते हैं और पुलिस को पहले भी शक था कि हो ना हो इसके किसी घर वाले का ही इस हत्या में हाथ है। अब पुलिस के सामने सारी बातें खुल के आती है। वो कहती है कि हम कोटपुतली गांव में, कोटपुतली के पास हमारा महुआ गांव था, वहाँ रहा करते थे। जब इनकी नौकरी जयपुर सिटी बैंक में लग गई तो हम वहाँ से छोड़ करके यहाँ पे आकर के किराए के मकान पे रहते थे। और उसकी बीवी बताती है जब हम किराए के मकान लिया तो हमने गणेश विस्तार में एक प्लॉट लिया और हमारे प्लॉट के बिल्कुल बराबर में ही एक उमेश शर्मा जो फिरोजाबाद का रहने वाला था उसका भी प्लॉट था। हम दोनों के मकान वहाँ साथ साथ बन रहे थे और दोनों में आपस में यारी दोस्ती हो गई थी दोनों फैमिली के बीच में। रोशन लाल और उमेश शर्मा जो था उनमें दोनों गहरी मित्रता थी और गहरी मित्रता होने के कारण वो एक दूसरे से अपना सामान भी ले लिया करते थे और पैसों का आदान प्रदान भी कर लिया करते थे। और जब उनका मकान तैयार होता है तो दोनों का एक ही दिन का मुहूर्त निकलता है गृह प्रवेश का। दोनों के यहाँ प्रोग्राम होता है, दोनों के यहाँ बहुत अच्छे रंग चाव से प्रोग्राम किया जाता है, गृह प्रवेश हो जाता है। उसके बाद दोनों परिवार वहाँ रहने लगते हैं। तो उमेश की पत्नी है जिसका नाम निशा होता है, वो अचानक एक दिन रोशन के पास फ़ोन करती है। रोशन जो बैंक मैनेजर है वो कहती है कि साहब भैया मुझे आपसे मिलना है। वो कहता है कि आखिर तुम्हें किस लिए मुझसे मिलना है। वो कहती है जब मेरा पति मेरे घर पे ना हो तो आप मुझसे ज़रूर आकर मिलना। अब रोशन लाल इसी अधेड़बुन में होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो उमेश की पत्नी मुझसे अकेले में मिलना चाहती है, वो भी अपने पति की गैर हाजिरी में। लेकिन रोशन लाल एक साफ मन का आदमी था। वो सोचता है कि शायद कोई ऐसा काम होगा जिसको साथ अपने पति के साथ वो शेयर नहीं करना चाहती, जिसके चलते रोशन उसकी पत्नी से मिलने जाता है मीशा से। और मीशा उसको बताती है कि आपकी पत्नी और मेरे पति के बीच में कुछ नाजायज रिश्ते पनप रहे हैं जिससे दोनों परिवार बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करें। उधर उमेश को काफ़ी समझा चुकी थी वो मीशा, और अपने रिश्तेदारों पे कह करके और उसका मकान भी चेंज करवाने के लिए कह चुकी थी कि हम अब इस गणेश नगर में नहीं रहेंगे। उसके बाद उसने वो मकान भी चेंज कर लिया था, वो जाके दूर कहीं रहने लगे थे जयपुर सिटी में। लेकिन उनका मिलना जुलना बंद नहीं हुआ था। ये उधर रोशन भी समझता था और इधर उसकी पत्नी भी ये जानती थी कि ये आपस में अभी भी मिलते हैं। इधर रोशन आकर अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करता है और इसी बात को लेकर उनके घर में अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं। पुलिस जांच में ये भी पता लगता है कि रोशन ने जो पैसे दे रखे थे उमेश को, वो करीब 15 लाख रुपए की रकम थी और रोशन उनसे पैसों की डिमांड भी कर रहा था। इधर उमेश ये चाहता था कि किसी तरह से इसको रास्ते से हटा दिया जाए तो 15 लाख रुपए का जो तगादा है वो मुझ पर ख़त्म हो जाएगा। और इधर जो रोशन लाल की पत्नी थी निर्मला यादव, वो भी ये चाहती थी कि अगर रोशन लाल हमारे रास्ते से हट जाए तो हमारी रोक टोक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हम खुल के मिल लेंगे।
लेकिन वो तलाक भी दे सकती थी, लेकिन तलाक इसलिए नहीं देना चाहती थी कि रोशन लाल एक पैसा वाला आदमी था और उसके पैसे उसकी जिंदगी भर की कमाई थी और उन्हीं पैसों पे निर्मला ऐश करना चाहती थी और उन पैसों के साथ अपनी ऐश को अंजाम देना चाहती थी। इसी के चलते दोनों में बात बनती है, एक सुपारी वाले से बात की जाती है जो लोगों की सुपारी लेकर के किसी की हत्या करता है और 15 लाख रुपए में सौदा हो जाता है। सौदा 4 लाख में होता है, लेकिन जब उसको ये पता लगता है कि ये दोनों फैमिली पैसे वाली है, पैसे खर्च करने वाली है, जो शूटर होता है वो कहता है कि नहीं, मुझे 15 लाख रुपए चाहिए। इसी बात पर जो उमेश होता है वो अपने भांजे और अपने एक रिश्तेदार को लेकर के इस घटना को खुद ही अंजाम देने की सोचता है और कहता है कि मुझे कोई काम नहीं करवाना आपसे। उसके बाद जब पुलिस उसको भी पकड़ती है तो उसके खुलासे में भी ये आ जाता है कि उसको उसकी सुपारी जरूर मिली थी, लेकिन उसने हत्या नहीं की। उसके बाद उमेश शर्मा को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद सख्ती से पूछताछ की जाती है तो उमेश शर्मा बताता है कि इसकी बीवी से मेरे नाजायज संबंध थे और हम दोनों साथ रहना चाहते थे और उमेश मुझ पर 15 लाख रुपए की उधारी भी मांगता था और जिसके चलते हम दोनों के मिलने की रोक टोक खत्म करने के लिए हम उसकी हत्या करने का प्लान बनाया और मैंने अपने भांजे और अपने एक दोस्त को साथ लेकर के उससे गोली मारवा दी और उसमें जिसकी हत्या हुई। उसके बाद पुलिस निर्मला यादव जिसके 3 बच्ची थी, उमेश यादव जिसकी 1 बेटी थी, और उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। उसकी निशानदेही पे जो उसका भांजा होता है उमेश का, मनीष, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक लड़का जो उनका दोस्त होता है उमेश का, जिसने हत्या को अंजाम दिया था भांजे के साथ मिलकर के, उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। सभी पे 302 का मुकदमा लगाया जाता है और सभी को जेल भेज दिया जाता है। आदमी कोई कितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन नाजायज रिश्तों का अंत नाजायज ही होता है और उसके बाद सभी गिरफ्तार होकर के जेल भेज जाते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चल रहा है और सभी को सजा होनी है, लेकिन एक अच्छे खासे परिवार को नाजायज रिश्तों की वजह से बलि चढ़ा देना, ये कहाँ का न्याय संगत है, कहाँ की मौज मस्ती है। अपने परिवार के साथ खुश रहना सीखे, इसी में सभी की भलाई है। यही कहानी है आज की। कल सुनाते एक नई कहानी। जब तक के लिए जय हिंद।